हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न एग्जामों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे और उस प्रश्न में जो महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के सामने आएगा उसको याद करने की कोशिश करेंगे। और इस सीरीज का मेन पर्पस ये है कि जो अभी बिहार एसआई के एग्ज़ाम है, चाहे यूपी आरओ है, चाहे बिहार टीचर से रिलेटेड है, उसमें जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये पॉलिटी का शुरू से हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें संविधान का जो निर्माण का प्रोसेस था वहाँ से, जैसे चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब जो था, वहाँ से जो भी विभिन्न क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, चाहे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, ये है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यानी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सबसे पहले, अगर वो अधिनियम के द्वारा, तो कौन सा अधिनियम था। तो इस ये सब ऑप्शन है, तो इसमें देखेंगे कि सबसे जो कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773, इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था कि इसके द्वारा, तो ये तो एक्ट आया था 1773 में, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था 1774 में हुआ था, और उसके सबसे पहला जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर इल्जा इम्पे थे। ठीक है, और इस एक्ट का एक और प्रावधान था कि जो पहले गवर्नर का पद होता था उसको अब गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। ठीक है, और चार्टर एक्ट अगर देखेंगे तो इसका ये प्रावधान था कि 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करना है शिक्षा पे, और ईसाई जो मिशनरी लोग थे, जैसे इंग्लिश जो होते हैं ब्रिटिश वाले, वो अपना ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए वो आए थे, तो इसमें वो भी था कि उनको अलाउ किया गया था। और क्या क्या किया गया था, जो कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका व्यापारिक जो मोनोपोली था, एक अधिकार था, उसको समाप्त किया गया था। बस चाय और चीन को छोड़ के, मतलब कि चाय का वो मोनोपोली अभी भी है, और चीन के साथ जो व्यापार करते थे उसका भी मोनोपोली अभी रहेगा। बाकी सारा का मोनोपोली खत्म कर दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर वही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा, ये आंसर। इसमें जो टॉपिक हम लोग चर्चा की वही है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और ये स्थापना 1774 में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 73 में आया था। सर इल्जा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, और गवर्नर की जगह पे गवर्नर जनरल बने थे। और पहला ऐसा जो पोस्ट इनको मिला था तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। फिर 1813 के जो अधिनियम में आया था उसमें शिक्षा पे 1 लाख खर्च किया गया, करने का प्रावधान किया गया था। हालांकि खर्च करने में टाइम लग गया था, उस समय तक खर्च स्टार्ट नहीं हुआ था। फिर व्यापारिक एक अधिकार जो था उसको समाप्त किया गया है 1813 के ही अधिनियम के द्वारा, बस चाय और चीन को छोड़ गया। चाय और चीन का भी व्यापारिक अधिकार जो समाप्त किया गया था वो किया गया था 1833 में। 1833 का जो अधिनियम आया था उसमें चाय और चीन का भी जो मोनोपोली था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मोनोपोली था कि चाय में सिर्फ वही ट्रेड करेगी, चाइना के साथ वही ट्रेड करेगी, तो उसको भी समाप्त किया गया 1833 में। ये दोनों पॉइंट को छोड़कर बाकी सारा मोनोपोली 1813 में ही समाप्त कर दिया गया था, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है कि स्थापना के संबंध में बताना है। तो कलकत्ता में हुआ था, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो लेमेस्टर नहीं, सर इल्जा इम्पे थे। यानी ये गलत है, दो गलत हो जाएगा तो आंसर ये होएगा। सही उत्तर का चयन करना है, तो केवल ए आंसर होगा, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। अब ये है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। जैसे देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1774 में हुई थी, लेकिन 1773 के नियामक अधिनियम, जिसको इंग्लिश में रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, और नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी 1784 में, जिसको पिट्स अधिनियम या चाहे पिट्स इंडिया अधिनियम बोलते हैं, पिट्स का भारतीय अधिनियम। फिर इंग्लिश मिशनरी मिशनरी जो थे, ईसाई मिशनरी जो थे, इनको कार्य करने का अनुमति कब मिला, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक अधिकार था उसको भी समाप्त किया गया था, चाय और चीन को छोड़कर। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य यानी विधि सदस्य की एक नियुक्ति की गई थी, 1833 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये है, इसका आंसर इस तरह से है। ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 3 और डी का 4। इसी का सामने सामने लिख दिया गया है कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये और इसका ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में
किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़े, मतलब अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ने का जो कौन कौन सा एक्ट हो चाहे कौन कौन सा एक्टिविटी हो वो जिम्मेदार है। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या बताया गया था कि 1 लाख खर्च किया जाएगा प्रतिवर्ष। फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, तो इसमें क्या था कि इसमें 1 लाख जो खर्च करना है उसी के लिए कमेटी थी। और प्राच्यविद मतलब वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन के बीच में जो बहस चाहे विवाद था कि नहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो उससे भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ने में योगदान पड़ा। तो इसका आंसर देखेंगे डी होगा, यानी 1 2 3 तीनों सही है। 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या किया गया था, शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च किया गया। ठीक है, ये पहला ऑप्शन में था। और वहीं जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी क्या थी कि शिक्षा के लिए 1 रुपया उसको ग्रांट देना है, और इसमें 10 सदस्य थे, ये सब यहाँ पर चर्चा किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के, यानी चाय और चीन को छोड़ के बाकी उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली को समाप्त किया गया है, तो कौन सा अधिनियम था, 1813 का चार्टर अधिनियम। तो ध्यान रखेंगे, ये बार बार आ रहा है, वही लिखा गया है। फिर 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या किया गया था, समस्त व्यापारी के जो इस एक्टिविटी था कंपनी के उसको समाप्त कर दिया गया, अब केवल राजनीतिक कार्य करने थे। 13 और 33 में यही डिफरेंस है। 13 में क्या था, 2 को छोड़कर बाकी सब समाप्त कर दिएगा। 33 में जो 2 बचा था उसको भी समाप्त कर दिएगा, अब वो राजनीतिक एक्टिविटी करेंगे। ये सब कहाँ से कंट्रोल हो रहा था, तो ब्रिटिश संसद के द्वारा कंट्रोल हो रहा था। ब्रिटिश संसद समय समय पर कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ला रही थी, ताकि यहाँ पे इंडिया पे कंपनी का पकड़ लंबे समय तक हो, क्योंकि बिना रेगुलेशन क्या होगा कि वो फिर ज़्यादा इधर से उधर होगा तो फिर उसका आंदोलन ज़्यादा होगा, तो फिर कंपनी को जल्दी जाना पड़ जाता है, इसलिए वो लोग रेगुलेट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में है। 1813 में क्या था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के वही व्यापारिक अधिकार, एक अधिकार जो था उसको समाप्त किया गया है, बस चाय और चीन के व्यापार, चीन के साथ जो व्यापार चल रहा था उसको छोड़ गया। और क्या था, इससे इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ किया है। तो ये 20 साल के लिए इसको बढ़ाया गया था, चार्टर अधिनियम आया था तो इसको 20 साल के लिए बोला कि फिर आगे और इसको मतलब ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका उसको और आगे दिया गया। एक तरफ से इसे ये भी सही है, और क्योंकि ये रेगुलेट करके मेन काम क्या था, इनका यही काम था कि जो ब्रिटिश राज था उनका यहाँ पे इंडिया पे पकड़ बनी रहे, तो सुदृढ़ किया, तो ये सही है। फिर भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, तो ब्रिटिश संसद में 1813 के अधिनियम के द्वारा नहीं आया था, यह आया था 1858 के अधिनियम के द्वारा। इस बात का ध्यान रखेंगे। उसी के बाद 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद से 1858 का अधिनियम है, उसके बाद से डायरेक्ट ब्रिटिश के अंदर आया है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा क्रांति हुआ था। इसमें तीसरा को छोड़कर बाकी सब सही है, यानी आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट वही आंसर बताया गया है, उसी का एक्सप्लेनेशन है। 1858 में भारत का राजस्व सीधे ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया है, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंदर। 1858 से पहले कंपनी का राज चलता था, और 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन का राज चलने लगा। यहाँ से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, और इधर ब्रिटिश क्राउन का राज स्टार्ट होता है। ठीक है, इधर यहाँ तक कंपनी का राज, इसके बाद क्राउन का राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो ये हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रखेंगे कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा इसको किया गया था, क्योंकि चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था कि जो कंपनी के द्वारा जो प्रशासन में चाहे जो अलग अलग एक्टिविटी के पद पे जो चुनाव होता था, चाहे लोगों को सिलेक्ट किया जाता था, तो उसमें भेदभाव किया जाता था। तो इस 1833 का एक्ट के द्वारा कि आप जन्म स्थल, रंग, कलर ये सब देख के आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे बताया गया है कि धर्म के आधार पे जन्म स्थान, क्योंकि क्या था, ब्रिटिश लोग क्या बोलते थे कि हम लोग जो है ना सुपीरियर है, हम लोग इंडिया में आए हैं इंडिया को क्या करने के लिए, इनको मतलब कि जागरूक करने के लिए, ये लोग इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, इनको प्रशासन संभालने का वो नहीं है, हम इनको सिखा रहे हैं कैसे राज करना होता है, कैसे अच्छा सा रहा जाता है, हम इनको वो कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं एक तरफ से। तो धर्म, जन्म स्थल ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जब भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो यही बाद में लोगों को प्रेरणा देकर ये आंदोलन के रूप में आके ये आगे मदद किया, किस में, तो प्रशासन में भागीदारी होती, ये मुख्य आधार का रूप धारण कर किया। ठीक ना, ये अधिनियम आया
अधिनियम से लोगों को वो हुआ, और फिर वो राजनीतिक आंदोलन में इसका फायदा उठा के वो करना शुरू कर दिया। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुआ? तो भारतीय जो विधान परिषद है उस पर बजट पे बहस करने का जो शक्ति मिला है, वो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा मिला है। ठीक है, सिर्फ बहस करने का मिला है, वोटिंग वोटिंग मतलब मतदान नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है कि लोकसभा में कुछ होता है तो वहाँ पे मतदान का भी व्यवस्था होता है, तो उस समय भारतीय विधान परिषद को सिर्फ बहस करने का था, और वोटिंग नहीं कर सकते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन 6 दिन का वो नोटिस वोटिस दे के करना था, और पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, ऐसा व्यवस्था किया गया था। ये सब यहाँ पे दिया गया है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। फिर ब्रिटिश भारत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा की गई है? यानी ब्रिटिश भारत में सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, इसका व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, मतलब कब कौन सा अधिनियम के द्वारा लिया गया है, तो इसको देखेंगे। मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म आया था, मॉर्ले मिंटो जो सुधार था 1909 के अधिनियम में, सॉरी 1909 के अधिनियम में आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसी के अधिनियम से मुस्लिम के लिए पृथक जो चुनाव सिस्टम था वो लाया गया था। चुनाव मतलब कि उनको आरक्षित सीट रिजर्व करके किया गया था, ठीक ना। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसके अंदर क्या हुआ, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। इसमें क्या होता था कि मुस्लिम ही उस सीट पे खड़ा होंगे और मुस्लिम ही वोट में मतलब मतदान में भाग लेंगे, और दूसरा नहीं करेगा। इसको इसीलिए पृथक निर्वाचन बोलते हैं। और यहीं से सांप्रदायिक इसलिए कि फिर आगे मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ा और धीरे धीरे इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारा का कारण बना। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भी मिंटो को ही दोषी देते हैं कि वही मतलब भारत पाकिस्तान के बंटवारा के जिम्मेदार हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो संघीय न्यायालय की बात हो रही है, ठीक है। एक तो वो था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई थी, यहाँ पे संघीय न्यायालय की बात हो रही है। और ये संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। अधिनियम 1935 का इस्तेमाल किया गया, लेकिन स्थापना कब हुई थी? 1937 में। इस बात का ध्यान रखेंगे, 35 वाला अधिनियम इसमें नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का डी आंसर हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1937 को स्थापना किया गया था, ठीक है, 1935 के अधिनियम द्वारा। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मॉरिस गेवर थे। और जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बना था, तो उसका सबसे पहले कौन थे? सर इल्जा इम्पे थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो किस वर्ष की बात हो रही है यहाँ की, कौन सा अधिनियम की बात नहीं हो रही है। अधिनियम पूछे तो 1935 लेंगे, लेकिन वर्ष पूछ रहा है तो 1937 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 1937। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंदर स्थापित किया गया था? तो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुआ था 1919 के अधिनियम द्वारा, और केंद्र में स्थापित किया गया था 1935 के द्वारा। और 1935 के अधिनियम द्वारा ही प्रांत में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त किया गया है। यानी अगर प्रांत की बात किया जाएगा तो 1919 में आया और समाप्त हुआ 1935 में। और केंद्र में द्वैत शासन कब आया? तो 1935 के द्वारा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट ध्यान रखेंगे कि प्रांत में जो द्वैत शासन आया था 1919 के अधिनियम द्वारा, लेकिन उसको समाप्त कर दिया 1935 के अधिनियम द्वारा। और 1935 के अधिनियम द्वारा ही केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। द्वैत शासन मतलब डुअल गवर्नमेंट टाइप की होती है। इसमें दो भाग में बांट दिया था, एक आरक्षित होता है, एक हस्तांतरित विषय होता है। जैसे आप देखेंगे बंगाल में जो चल रहा था उसी टाइप से। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में द्वैत शासन, तो सेम क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, और प्रांतों में द्वैत शासन कब मतलब कि उसका समाप्त किया गया द्वैत शासन प्रांत में? तो 1935 के द्वारा। लाया कब गया था? 1919 के अधिनियम द्वारा। इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1919 के प्रशासन मतलब भारत शासन अधिनियम के बारे में बताना है, क्या है उसकी विशेषता है। तो प्रांत की कार्यकालीन सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, तो 1919 के द्वारा की गई थी, सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, तो 1919 के द्वारा नहीं, 1909 के द्वारा की गई थी। ये वाला पॉइंट को गलत बोलेंगे। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, तो ये ठीक है। यानी टू हटा दीजिए, टू हटाइएगा तो ये वाला बन रहा है आंसर, सी आंसर हो जाएगा। 1919 द्वारा क्या किया गया था? तो प्रांत में द्वैत शासन लाया गया था, ठीक है। आरक्षित और हस्तांतरित दो सब्जेक्ट थे।
के बारे में बताया गया है। ठीक है, और साथ ही और क्या किया गया था, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया था संघीय और प्रांतीय विषय के रूप में। ठीक है, और क्या किया गया था, जैसे जिस तरह से 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था, उसी तरह 1919 में जो काम 1909 में मुस्लिमों के लिए था तो सिखों के लिए कर दिया गया, यूरोपियों के लिए कर दिया गया, भारत ईसाइयों के लिए कर दिया गया, और एंग्लो इंडियन जो थे उसके लिए कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्त शुरू की है। तो प्रांतीय स्वायत्त की बात हो रही है, तो ये इसका शुरुआत तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था, उसको और विस्तार रूप दिया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा किया गया था, और इसको समाप्त किया गया था 1935 के द्वारा। तो ये 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, हम लोग आज 15 क्वेश्चन किए, फिर अगला जो है इसी का एक और पार्ट बचेगा, उसमें हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से करके धीरे धीरे करके हम लोग डेली पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव सीरीज लाएंगे, जिसमें कभी 15, कभी 20, कभी 10 ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।